स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में एक बार फिर से हम रिसर्च प्रॉब्लम शोध समस्या के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, इसीलिए इसको डिटेल में हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने यह देखा था कि रिसर्च यानी शोध क्या होता है, शोध समस्या का एक बेसिक ओवरव्यू लिया था, उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज प्राप्त किया था। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मनोवैज्ञानिक शोध समस्या क्या है, उसके बारे में भी हमने जाना था। तो लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक नॉलेज लिया था और आज हम यहाँ पर डिटेल्स में उसको अध्ययन करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट में बताएं कि रिसर्च किन दो वर्ड से मिलकर बना है, वो कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनसे रिसर्च बना है और इसका अर्थ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जब भी कोई रिसर्च होता है तो जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, शोधकर्ता किसे कहते हैं, जो शोध कर रहा है। जैसे आपके मन में आ रहा है कि मुझे एक रिसर्च करना है, मुझे शोध करना है, तो आप क्या हो गए, आप एक शोधकर्ता हो गए। तो जब कोई रिसर्च करने के लिए तैयार होता है तो उसके मन में एक पूरा एरिया होता है कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करना है। जैसे वो फील्ड आपका हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर और भी बहुत से एरियाज़ हैं जिनसे रिलेटेड रिसर्च हो सकता है। मान लीजिए कि एक पर्सन के माइंड में है कि उसको एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च करना है, और उसमें भी जो आजकल इंटरनेट एडिक्शन है, मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन, जो युवाओं में, छात्रों में आजकल इंटरनेट का यूज़ करने का जो लत लग गया है, उसका उनके परफॉर्मेंस पर, उनके एजुकेशन पर या उनके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, ये आपके मन में एक प्रॉब्लम तैयार हो रही है कि मुझे इसी फील्ड में एक रिसर्च करना है। तो ये तो आपके मन में एक फील्ड तैयार हो गया कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम बनाया जाता है। मोबाइल इंटरनेट की लत का छात्रों के क्लास परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, या मोबाइल इंटरनेट का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। या एक रिसर्च प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में क्या संबंध है। तो ये हो गया आपका एक शोध समस्या। आपने यहाँ पर शोध समस्या को तैयार कर लिया। अब आपके लिए रिसर्च करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक शोध समस्या है। अब आपको पता है कि आपको इसी फील्ड में, इसी टॉपिक पर रिसर्च करना है, और अब उससे रिलेटेड आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। किसी भी मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। शोध समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए एक कठिन कार्य होता है। फिर भी वह अपने अनुभवों एवं पहले किए गए शोध की समीक्षा करके ठोस शोध समस्या बना पाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पर्सन रिसर्च करता है, जो पर्सन शोध कर रहा है, उसे हम रिसर्चर या शोधकर्ता कहते हैं। तो शोधकर्ता सबसे पहले क्या करता है, एक शोध समस्या बनाता है कि उसे किस फील्ड में रिसर्च करना है, और इसके लिए वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का उपयोग करता है और एक अच्छी शोध समस्या को बनाता है। क्योंकि शोध समस्या जब तक अच्छी और स्पष्ट नहीं होगी, तब तक आपका रिसर्च उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अब अभी आगे हम देखेंगे कि शोध समस्या कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम कर्लिंगर की एक डेफिनेशन को देखते हैं। कर्लिंगर, जो कि शोध विज्ञान में इनका काफ़ी नाम है, और इन्होंने बताया कि शोध एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है
इसका पता लगाता है। यहाँ पर इसका पता लगाता है, ये वर्ड छूट गया है, इसको आप लिख लेंगे। एक बार फिर से समझें। शोध एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है शोध? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। मेरे साथ बोलेंगे कि शोध एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है इसका पता लगाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चर क्या होता है। चर, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल भी कहते हैं, वो क्या है? तो एक बार इसकी डेफिनेशन को अगर आप फिर से समझेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि चर क्या है। आप इसको रिसर्च प्रॉब्लम से कोरिलेट करें और एक बार इसको फिर से समझें। शोध समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है इसको ज्ञात करता है। अब आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम पे जाएं जो अभी आपने बनाया था। कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम? कि मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको कोरिलेट करें। यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। और आप अपने क्वेश्चन को देखें, रिसर्च प्रॉब्लम को देखें, तो वहाँ पे किसके बीच में आप संबंध ज्ञात कर रहे हैं? मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो आपके चर क्या हो गए? एक वेरिएबल आपका हो गया मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन और दूसरा वेरिएबल हो गया आपका छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में तो आप संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आपके चर हो गए, वेरिएबल हो गए। चर हम उन्हें कहते हैं जिनको हम माप सकते हैं और जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। अगली क्लास में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल। आपके एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको वेरिएबल्स के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझें कि चर वह होता है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है और जिसे हम माप सकते हैं। इसके साथ साथ शोध समस्या में हम दो चरों के बीच क्या संबंध है उसको ज्ञात करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें कि आपका जो एग्जाम्पल है मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन का बच्चों के या छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल हैं? पहला वेरिएबल मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन और दूसरा है छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। या इसको और थोड़ा सा क्लियर करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहला वेरिएबल है आपका इंटरनेट एडिक्शन और दूसरा है मेंटल हेल्थ। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया, दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। प्रेजेंट जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ और सिर्फ दो चर हैं। पहला चर मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन और दूसरा चर है छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन कई बार रिसर्च में हम दो से अधिक वेरिएबल को भी लेते हैं। एक बार इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जो प्रेजेंट रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें हम एक वेरिएबल और ऐड कर देते हैं, तो फिर वो कैसा हो जाएगा? जैसे आपका क्या है रिसर्च प्रॉब्लम कि मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, तो इसमें आपने एक और ऐड कर दिया कि मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन और टीवी देखने का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर अब कितने वेरिएबल हो गए? टोटल 3 वेरिएबल हो गए। पहला मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन, दूसरा टेलीविज़न देखना और तीसरा है आपका बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। तो इसीलिए रिसर्च प्रॉब्लम में दो या दो से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं। अब आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं।
कि सोच समस्या की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि सोच समस्या की कौन सी विशेषताएं हैं इसको बताएं, तो वहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा। मैं आपको नोट्स पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड करूँगा, आपको नोट्स यहीं से यहाँ पर वीडियो से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीडीएफ में नोट प्रोवाइड किया गया तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ सीधा उसको प्रिंट आउट करवा लेंगे और आप उसको लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर एग्ज़ाम में आप उसको रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन यदि अगर आप यहाँ से इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, तो उससे क्या होगा कि एक बार आपके माइंड में वो सारी चीज़ें नोट करते टाइम बैठ जाएंगी और दोबारा जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में आगे के लिए भी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता है, इसमें बताया जा रहा है कि समस्या कथन की अभिव्यक्ति प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा होती है। ऐसा वाक्य बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। जैसे जो भी हम सोच समस्या बनाते हैं, आपने देखा कि वहाँ पर हम एक प्रश्नवाचक वाक्य के साथ शुरुआत करते हैं या बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं उनको देखें कि छात्रों के सृजनात्मकता, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी और उनके आईक्यू में क्या संबंध होता है। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ जो दूसरा एग्जाम्पल है कि युवाओं में मोबाइल उपयोग तथा मानसिक स्वास्थ्य में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में शोध कथन को बताया गया है। कई बार शोध कथन ऐसे भी होते हैं जिनको बिना प्रश्नवाचक वाक्य के भी बताया जाता है, बट रिसर्च की फील्ड में उन्हीं शोध कथनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो प्रश्नवाचक वाक्य के साथ आते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य ना जोड़े, वैसे ही अगर शोध कथन बनाए तो क्या बन सकता है, छात्रों के सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि में संबंध। लेकिन जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होता है, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है और जिसका आंसर आप रिसर्च करके ही दे सकते हैं, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा और अच्छा माना जाता है। दूसरी विशेषता यहाँ पर देखते हैं, शोध कथन द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध की अभिव्यक्ति होती है। इसको अभी आपने समझा ही कि इसमें हम दो या दो से अधिक चर के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। तीसरी विशेषता है जिसमें बताया जा रहा है कि जो शोध समस्या के अंतर्गत जो हम चर सेलेक्ट करते हैं, चरों का जो हम सिलेक्शन करते हैं, वो ऐसे चर होने चाहिए जिनका आंकड़ा, जिनके डाटा हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए। जैसे आप जो प्रेजेंट प्रॉब्लम हमने दिया कि मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, तो इसके लिए आपको किसका आंकड़ा चाहिए, आपको कुछ ऐसे बच्चे चाहिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल जब यूज़ करते हैं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, और मानसिक स्वास्थ्य को मापने के लिए आप मानसिक स्वास्थ्य क्वेश्चनायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल हो जा रही हैं, उपलब्ध हो जा रही हैं। इससे आजकल बहुत से बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं और आपको आसानी से ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो मोबाइल यूज़ करते हैं और एडिक्टेड हैं एकदम। इसके अलावा कुछ और भी विशेषताएं बताई गई हैं, उनको भी देखते हैं हम। पर बताया जा रहा है कि किसी सोच समस्या को नैतिक मूल्यों से या निर्णयों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच समस्या का अध्ययन करना संभव नहीं होता है। मतलब आप सोच समस्या जो बना रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी नैतिक मूल्य से संबंधित हो या किसी ऐसी चीज़ से संबंधित हो जहाँ से आपको डाटा आसानी से ना मिल पाए। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप नवजात शिशु के ऊपर अध्ययन करेंगे, जो अभी न्यूबॉर्न बेबी हैं, आप उनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको न्यूबॉर्न बेबी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको कौन अपना बच्चा देने के लिए तैयार होगा कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें? कोई नहीं तैयार होगा। और एक तरीके से यह इथिकल इश्यूज, नैतिक मूल्यों के भी खिलाफ है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपके पास पावर है और आप ज़बरदस्ती किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग कर रहे हैं, तो ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ है।
ये आप रिसर्च करने के लिए एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए आप जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन का मेंटल हेल्थ कैसा होता है या इन्वायरमेंट का उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ऐसे रिसर्च क्या होते हैं कि असंभव नहीं है लेकिन बहुत टफ पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जल्दी अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी, या कोई भी ऐसी माँ जिसका बच्चा अभी पैदा हुआ है वो अपने बच्चे को आपको रिसर्च करने के लिए नहीं देगी। तो ये सभी कुछ ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम है जो असंभव नहीं है, लेकिन इनका जो डाटा कलेक्शन होता है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इसीलिए जब भी रिसर्च करें तो हम ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें जिनका डाटा भी हमें आसानी से मिल सके। इसीलिए रिसर्च करते टाइम हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा जो रिसर्च टॉपिक था पीएचडी के टाइम पर, मेरा रिसर्च टॉपिक था पर्सनालिटी, सुसाइडल आइडिएशन एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज एमंग विडोज एंड डाइवोर्सी। यानी मुझे जो डाटा कलेक्शन करना था वो किसका करना था, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं का, मतलब उनसे जाके इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो मैंने स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें ले लिया, मतलब ये टॉपिक ले लिया, लेकिन जब बाद में डाटा कलेक्शन का टाइम आया तो काफ़ी टफ पड़ गया, क्योंकि पहली बात तो ऐसे लेडीज़ को खोजना और उसके बाद उनको सर्च करने के बाद फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, उनसे उनकी पर्सनालिटी के बारे में पूछना, उनके सुसाइडल आइडिएशन के बारे में पूछना, ये सारी चीज़ें पूछना बहुत टफ पड़ जाता है। और मैक्सिमम लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो आपके साथ सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा सैंपल एरिया था वो काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो इसीलिए रिसर्च प्रॉब्लम में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं कि जो कि पॉसिबल ही ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उस चीज़ को आप रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में ले रहे हैं। इसके साथ साथ रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मनी ना लगे, मतलब पैसा और समय की बहुत अधिकता ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपने ऐसा टॉपिक ले लिया जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लग रहा है, मान लीजिए आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि जो मंगल ग्रह का इन्वायरमेंट है उसका मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये एक तरीके से एक स्टूपिड टॉपिक है, क्योंकि मंगल ग्रह पर मानव अभी रह ही नहीं रहे हैं। तो आप ऐसे टॉपिक को लेंगे तो इसके लिए क्या करना है, आप या तो मंगल ग्रह पर मानव को यहाँ से ले जाइए और वहाँ पर रखिए और फिर उसके बाद वहाँ के इन्वायरमेंट को आप स्टडी कीजिए मानव के ऊपर। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और लास्ट में देखें हम तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सामान्य भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा विशिष्ट भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप एकदम इजी सा टॉपिक भी ना लें कि एकदम इजी टॉपिक कि सेब खाने का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। सबको पता है कि सेब खाएंगे तो स्वास्थ्य पर अच्छा ही असर पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एकदम सामान्य टॉपिक हो गया। या आप बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक ले लें, जैसे आपने ले लिया कि 5 घंटे डेली मेडिटेशन करने का पर्सन पर क्या असर पड़ता है। अब आप ऐसे पर्सन को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जो डेली 5 घंटे मेडिटेशन करता हो, ये भी टफ पड़ जाएगा, क्योंकि लोग 5 मिनट भी मेडिटेशन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो एकदम इजी भी नहीं होना चाहिए और इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए आपको डाटा ही ना मिले। अब आइए हम देखते हैं कि आप रिसर्च टॉपिक कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, किस एरिया से ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो पहला बताया गया कि आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, हमेशा स्ट्राइक करते हैं। आप देखते हैं आए दिन यूनिवर्सिटीज़ में दिखाया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हो रहा है, वहाँ पर दंगा हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को भी एक रिसर्च टॉपिक के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आए दिन जैसे देखें तो बुक्स में, जर्नल्स में आर्टिकल्स छपते हैं। आर्टिकल्स में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको लेकर आप आगे रिसर्च कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक, इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं लगातार, तो उससे रिलेटेड आपने कोई टॉपिक ले लिया। या मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया है
कहीं बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है। आपने डिसाइड कर लिया कि हम ये देखेंगे कि जो भूकंप आने से वहाँ के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ा, मतलब पोस्ट इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं, भूकंप आने के बाद उनकी स्थिति पर, उनके लाइफस्टाइल पर, उनके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा। आप उसको एक टॉपिक के रूप में ले सकते हैं, या इसके लिए आप एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। जो लोग रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं बहुत सालों से, उनसे सलाह ले सकते हैं। समाज में जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आप कोई टॉपिक ले सकते हैं। और कई बार जो पहले रिसर्च हो रखे हैं तो उनके अगेंस्ट में भी, जैसे दो परस्पर विरोधी रिसर्च भी कहीं ना कहीं एक तीसरी रिसर्च को जन्म दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर देखें तो पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया। उन्होंने ये बताया कि जो सीखना है वो अनुबंधन से होता है। उसके बाद स्किनर आए तो स्किनर ने कहा नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग से नहीं, जो सीखने की प्रक्रिया है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से होती है। जिससे बाद में फिर कोहलर आ गए। अब कोहलर ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सीखना ना क्लासिकल कंडीशनिंग से होता है ना ही ऑपरेंट कंडीशनिंग से होता है। सीखने की प्रक्रिया सूझ द्वारा होती है। तो ये क्या है, जैसे दो रिसर्च हुए, दोनों रिसर्च से कोई नहीं संबंधित है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसने क्या किया, उसके लिए एक तीसरा रिसर्च कर दिया। तो ये विरोधी जो मत होते हैं, विरोधी विचारधाराएं भी कई बार रिसर्च के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने देखा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से आप रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।